हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी विद्यार्थी नोटबुक के साथ तैयार रहें। बस कुछ ही समय में आपका सामना न्यूमेरिकल प्रश्नों के साथ होने वाला है। दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन लाइन है जो आपके अंदर के उत्साह को और अधिक उत्साहित करेंगी और आपको अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रेरित करेंगी। देखिए, अपने हौसले को बुलंद कर, मंजिल तेरे करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। ना ही आपको किसी से लड़ना है और ना ही किसी से झगड़ना है, फिर भी जीत आपकी ही होगी। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए। ये लुंगी डांस करता हुआ प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो चुका है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस क्लास को चाहने वाले सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को शेयर कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने उपस्थित हो चुका है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और मेरे साथ दोस्तों आपको डटे रहना है। पहला क्वेश्चन है कि दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल 16 डाइन का है। आवेशों की आपसी दूरी 4 सेंटीमीटर है। आवेश का मान कितना होगा? देखना दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहां पे आपको पहले लॉजिक को समझना है कि आवेश कितने हैं। आवेश हैं दोस्तों 2 और दोनों एक समान आवेश हैं। हम मान के चलते हैं कि यहां पे एक पॉजिटिव आवेश है Q1 और इतने दूरी पे रखा हुआ है दूसरा पॉजिटिव आवेश Q2। इसके बीच की दूरी को इन्होंने बता रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की जो दूरी है वो है माय डियर 4 सेंटीमीटर। अब देखना, इसके लिए हमें क्या निकालना है? आवेश निकालना है कि आवेश का मान कितना होगा। आप ध्यान देना दोस्तों, जैसे चुंबक में होता है कि अगर चुंबक के समान ध्रुव आप एक दूसरे के सामने लाएंगे तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। चार्ज में भी कुछ ऐसे ही होता है। अगर एक समान आवेश के चार्ज आप एक साथ रखेंगे तो आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे और प्रतिकर्षित करके कितना दूरी बना लिए? ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब आपको आवेश निकालना है। देखना, मैं निकालने वाले आवेश को Q नाम दे सकता हूं, है ना। देखिए, आपके पास कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। पहला आवेश ये रहा Q और दूसरी आवेश है Q डैश, और इनके बीच की जो दूरी है d स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है इन्होंने? 4 सेंटीमीटर। तो ये रहा 4 सेंटीमीटर, सॉरी इसको आप d स्क्वायर रखिए, d स्क्वायर। और दो समान आवेश के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो कितना इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है? 16 डाइन का। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? 16। ये रहा दोस्तों आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के अनुसार आप इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, Q और Q का गुणा करेंगे दोस्तों तो Q स्क्वायर हो जाएगी, Q स्क्वायर। और अब देखना, यहां से क्या हो जाएगा? d स्क्वायर गुणे 16, d स्क्वायर गुणे 16। अब इसके जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप यहां से ध्यान देना, मान को रखिए, है ना। d स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बराबर d स्क्वायर कितना है? 4 सेंटीमीटर है ना। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का वर्ग हो गया गुणे 16, है ना। Q स्क्वायर बराबर 16 गुणे 16 हो जाएगी, 16 गुणे 16। अब आप यहां से एक चीज ध्यान देना कि ये जो आपकी Q स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट में चली जाएगी। किसमें? Q बराबर अंडर रूट 16 गुणे 16 हो जाएगी, है ना। 16 गुणे 16। अब देखना, ये एक जोड़ा बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक जोड़ा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? Q बराबर 16 ESU, Q बराबर 16 ESU। इतना आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको दोस्तों 1 नंबर ये दिला सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि 16 ESU। अगर दोस्तों कभी आपसे ESU का फुल फॉर्म पूछ लेना, ESU का, तो लिखना माय डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। ये कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कैपेसिटर की कैपेसिटिव क्षमता 40 माइक्रो ओम है, जिसे 50 वोल्ट डीसी पावर से संयुक्त किया गया है। कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कितने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता पड़ेगी? ध्यान देना दोस्तों, इसको आप डबल स्टार लगाइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ये एग्जाम में आने का इसका बहुत संभावना है।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 40 माइक्रो ओम है और 250 वोल्ट डीसी पावर से संयुक्त किया गया है। कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कितना आवेश चाहिए? आवेश कितना चाहिए दोस्तों? आपको फॉर्मूला पता होगा, C बराबर Q बटा V। इसमें से जो C है ये कैपेसिटर की कैपेसिटिव है जो दे रखा है और Q है चार्ज। तो हमें क्या निकालना है? यहां से चार्ज निकालना है ना। चार्ज बराबर क्या बन जाएगा सूत्र? C गुणे V। ये आपकी तैयार होगी सूत्र। आप यहां से देखिए जो आपका कैपेसिटिव क्षमता है उसको रखिए यहां पे 40 गुणे माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 6 और वोल्टेज है 250 है ना। वोल्टेज कितना है? 250 है। अब इसको दोस्तों आप ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको और सरल कर सकता हूं? सरल करने के लिए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 40 बटा 10 की घात जो ऊपर माइनस का 6 है उसको जब नीचे ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 है ना। ये हो गया गुणे 250। ध्यान देते रहिए, बहुत ही इसको सरल कर देते हैं दोस्तों। अभी देखिए ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, क्लियर है, और एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी। अब 25 चौके 100 कितना बच गए हैं? 400। कितना हो गया? 400। 4 बटा 400, 4 बटा 400 भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो लगाएंगे आप, यहां पे भी एक जीरो लगाइए और पॉइंट, फिर भाग नहीं जाएगी तो एक और जीरो लगाइए, यहां पे एक और जीरो लगाएंगे। ये कितने बार में अब कटेगी? एक बार में। तो 0.01 कूलम्ब आवेश, इतना आवेश लगेगा इसको चार्ज होने के लिए। तो ये रहा दोस्तों, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। जब भी ऐसे प्रश्न आए आपके सामने तो आप इतना प्रैक्टिस कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि एग्जाम में दोस्तों 10 सेकेंड से अधिक इन प्रश्नों को टिकने नहीं देना है अपने सामने। देखिए क्वेश्चन तीसरा है, 50 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति मान पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कितना? 5 ओम है। तो कैपेसिटर किस मान का होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। XC बराबर आपको मालूम है 2 पाई FC होती है, 2 पाई FC। ये जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, इस फॉर्मूला को आप इस प्रश्न के अनुसार सेट कीजिए और जब आप इसको सेट करेंगे तो ये जो आपका C दे रखा है यही है कैपेसिटर का मान। तो C बराबर क्या हो जाएगी? 1/2 पाई FXC। ये एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूला के जरिए हम उस तह तक पहुंचेंगे जो इस ऑप्शन में सही आंसर है। आप इसका मान रखिए 1/2, पाई का मान होता है 3.14 है ना। पाई का मान कितना है? 3.14। ये है पाई का मान। गुणे आगे है फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज। माय डियर 50 मेगा का मतलब 10 की घात 6 होती है। और आगे है XC जो कि है 500 ओम। कितना है? 500 ओम। ये रही दोस्तों आपके सूत्र के अनुसार आपका टोटल डेटा। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब आप खुद पेन चलाइए, अपना खुद कलम चलाइए दोस्तों और बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है। देखते हैं पहले आंसर किसका आता है। देखिए दोस्तों C बराबर क्या होगा? 1 बटा, इसको और सरल करेंगे, जब इसको काट के ऊपर ले जाएंगे यहां पे तो ये क्या बन जाएगी? 10 की घात माइनस का 6 है ना। 10 की घात माइनस का 6। अब यहां से देखेंगे 1 0 2 0 और ये 3 0, इसको भी ले जाएंगे 3 0 को ऊपर तो ये कितनी हो जाएगी? 10 की घात माइनस का 9। ध्यान देना 10 की घात ये माइनस का 9 बन गया। अब 2 गुणे 3.14 गुणे कितना बचा? 5 और 5 25 हो गया है ना। 5 और 5 25 हो गया। ये रहा दोस्तों आपका दूसरा सॉल्यूशन। आगे बढ़िए, जब आप आगे देखेंगे तो 1 गुणे 10 की घात माइनस का 9 ये ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन जब आप आगे सॉल्व करेंगे ना बहुत ही आसान हो जाएगी। 25 दूना 50 गुणे 3.14। जब आप इस पॉइंट को काटिए, इस पॉइंट को काटेंगे तो नीचे आ जाएगी 100। अब और आसान हो गया आपका
है ना, और ही आसान हो गया। ये 50 इस 100 को काट देगा 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। अब फटाफट कमेंट करके बताइए कि कितना दुना 314 होता है? 157 दुना कितना? 157 दुना 314 होता है। अब आप एक काम कीजिएगा दोस्तों, इस 1 का भाग दीजिए 157 में, 1 का भाग दीजिए 157 में, आंसर निकल के आ गया आपका। दोस्तों आंसर यहीं से दिख रहा है मेरे को, यहीं से आपको नजर आ रहा होगा 10 की घात -9 नैनो फैरड, है ना, जो कि यहां पे आपका दिया है। लेकिन पूरे मान को हम निकालेंगे। देखिए 0 यहां पे 0 लगाइए, फिर 0 लगाइए, फिर 0 लगाइए, है ना। 157 कितने बार जाएगी भाग? 6 बार, है ना। 600 और 6 पंचे 30, 6 3 9, कितने बार जाएगी? 6 बार जाएगी। 0.006 गुणे 10 की घात -9, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों इन प्रश्नों को हल करते हुए आगे निकलना है। तो चलिए इस क्लास की अगली कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि 25 माइक्रोफैरड, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है कैपेसिटर में। इसका दोस्तों आप तुरंत आंसर बताइए। 25 माइक्रोफैरड है, फिर है 20 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 34 और 96 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड। माय डियर, जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे, है ना, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो दोस्तों मैं बता देता हूं। एलसीएम बहुत ही आसान है निकालना। पहले आप लिखिए किसको? 20 एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, सॉरी समांतर में है ना, सीरीज में रहता तब आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती। आप इसको जोड़ते जाइए। देखिए ये कितना हो जाएगी, अभी आपके सामने डेटा निकल के आ जाता है। ये 2 और 6, 6 2 8, 8 4 12, 1 13, 13 5 18, कितना हो गया? 18 की 8 हासिल 1, फिर है 1 9 1 10, 10 3 13 और 13 2 15, 15 2 17 और 1 18 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर आ गया 188, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना, जब आप रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस यानी कि प्रतिरोध और इंडक्टर को सीरीज में जब आप लगाते हैं तो वहां पे मान जुड़ता है और समांतर में घटता है। लेकिन कैपेसिटर का दोस्तों ये अलग ही फंडा है, ये समांतर में जुड़ती है, ये समांतर में जुड़ेगी और सीरीज में ये घटती है। इस चीज को आप ध्यान रखना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कैपेसिटर के टर्मिनल के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर है। इसके इलेक्ट्रोड पर आवेशों का मान 0.0025 कूलाम है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना होगा? देखिएगा दोस्तों, ये लुंगी डांस करता हुआ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसका आंसर दीजिए कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान कितना होगा, है ना, कैपेसिटेंस मान कितना होगा। इसके लिए आपको एक सूत्र लगाना है, C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा V। कूलाम कितना है? 0.0025 और वोल्टेज है दोस्तों 220 वोल्ट, है ना, ये है 220 वोल्ट। पॉइंट को जब आप काटेंगे तो नीचे आ जाएगी 100, कितना आएगी नीचे? 100। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां से जब अगली कड़ी में आप बढ़ेंगे तो देखिए कितना है, 1 0 2 0 3 0। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे ना तो क्या बन जाएगी? 10 की घाते -3 और नीचे आ जाएगी 22, है ना। आप इसको अब सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगी। देखिए 10 की घात -3 तो ये रहने दीजिए, गुणे 22 एकम 22, 22 एकम 22, बचेगा कितना? 3, है ना, हो जाएगी ये कितना? 30, भाग न खाए लब्भे शून्य, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगी। अब एक बार में और भाग जाएगी, 1 एक बार में और भाग जाएगी, 1 लगाइए यहां पे, तो कितना बचेगा? अब 8 बचेगी, है ना, 80 हो जाएगी। अब कितने बार में जाएगी? 22 त्रिक 3 बार में, है ना, हाँ 3 बार में। 4 बार में तो 88 हो जाएगी, है 80, तो 3 बार में 1.13 गुणे 10 की घात -3, 1.13 गुणे 10 की घात -3 मिली माइक्रोफैरड आपके, सॉरी मिलीफैरड,
मिली फैराड, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इतना होगा। तो दोस्तों हर पॉइंट समझ में आ रहा है ना? जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आया तुरंत आप कमेंट कीजिए, आपका दोस्तों कमेंट पूरे शिद्दत से वापस किया जाएगा, आपके हर कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर दोस्तों वही वाली बात आ गई ना जो हम बात कर रहे थे सीरीज और समांतर की। अब की बार हमारा सामना सीरीज क्रम के साथ हुआ है, अब इसका एलसीएम निकालना है। अब दोस्तों मैं आपका एलसीएम बताता हूं, 24 और 12 6 4, इसका एलसीएम निकालिए। 2 से काटिए, 12 दूनी 24, 6 दूना 12 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छिका 12, 2 तिहाई 6, 3 से नहीं कटेगी, ये नीचे उतर आएगी, ये 1 से कट जाएगी। फिर 2 से कटेगी दोस्तों, 2 तिहाई 6, ये 3, ये 3, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 प्लस 6 चौके 24 प्लस 4 छक्का 24 प्लस 24 एकम 24 है ना, ये हो गया आपके पास। अब आप इसको जोड़िए, आंसर निकल के आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, जब आप इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 2 12, 1 13, कितना हो गया 13/24। फटाफट इसका भाग दीजिए और आंसर बताइए। भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाना पड़ेगा, तो 130 हो गया। कितना हो गया 130। और कितने बार में यह भाग जाएगी दोस्तों? 24 त्रिक 72, 20 पंचे 100, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 है ना, कितना हो जाएगा 120, सॉरी 120 नहीं, 20 पंचे 100 हो गया और 4 पंचे 20, 120 बचेगा कितना 10 बच जाएगी, यहाँ पे भाग नहीं जाएगी। फिर जीरो लगाएंगे तो 100 हो गया। अब कितने बार में जाएगी? 3 बार में, 4 बार में है ना। 20 चौको 96 हो गया, 4 बार में जाएगी। 100 में 96 घटाएंगे तो 4 बचेगी। फिर जीरो लगाइए, अब कितने बार में ये जाएगी? 24 दूना तो अधिक हो जाएगा, 1 बार में जाएगी। 0.541 पिको फैराड, ये आपका करेक्ट आंसर है, आपके सामने उपस्थित हो गया। तो इतने आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, और इसी में दोस्तों आपको 40 से 45 सेकेंड के अंदर आपको इनको हल करना होता है। तो इतना आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना, तो बिल्कुल दोस्तों आप इसका आंसर कर सकते हैं। इस क्लास को शेयर करते रहिए और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 82433 यानी 82,433 N, यह मान कैपेसिटर के किस मान को दर्शाता है? आप यहां से देखेंगे कि ये जो आपका 4 नंबर दिखाई दे रहा है ना, 8243, ये तो कैपेसिटर का नंबर होता है 8243, ये U का U ही रहेगा। लेकिन जो आपके सामने यहां पे n लिखा हुआ है, n के साइड से जो पहले नंबर पे जो संख्या है वो मल्टीप्लाई को दर्शाता है। 3 किसको दर्शा रहा है? ये गुणज को दर्शाता है ना, किसको? गुणज को दर्शाता है। यानी कि इसका मान कितना होगा? 10 की घात 3। और जो n है दोस्तों, ये कैपेसिटर के टॉलरेंस को बताती है। n किसको बताएगी? इसके सहनशीलता को, कि कैपेसिटर की सहनशीलता कितनी होती है। तो अब देखिए यहां से आपका क्या बन जाएगा? 8243 गुणे 10 की घात 3 प्लस माइनस 30%, ये आपका आंसर बनेगा। देखिए किस आंसर में है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए, है ना, ऑप्शन नंबर है ए, प्लस माइनस 30%। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक कैपेसिटर की 20 समान प्लेट है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर की 20 समान प्लेट है, जिन्हें
जोड़ा बनाकर संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी 50 मिलीमीटर है। यहां से आप पकड़ सकते हैं कि जो प्लेटों का क्षेत्रफल है ये वर्ग सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में है बीच की दूरी। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान 3 है। कैपेसिटर की कैपेसिटिव म्यू माइक्रो ओम में कितना होगा? आप देखना दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो है C बराबर एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन आर n-1 गुणे A बटा D। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम आंसर निकालेंगे। आप यहां से ध्यान दीजिए, ये जो आपका एप्साइलन नोट है ना, जैसे उसमें बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हम क्या भरते हैं? इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में भी इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है ना। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अब जो भरेंगे, अगर आप हवा भरते हैं तो वो कौन सा कैपेसिटर हो जाएगी? वो एयर कैपेसिटर हो जाएगी। तो वो हवा क्या है? एक माध्यम है। तो ER किसको बता रहा है? एक माध्यम को बताती है ना। ये दोस्तों आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। नोट कर लेना इस चीज को, आपेक्षिक विद्युतशीलता। कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप इस चीज को नोट कर लें। आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका जो मान होता है ना वो 8.854 गुणे 10 की घात -12। कितना? 10 की घात -12। ये इसका मान होता है ना एप्साइलन नोट का। और देखिए जो एप्साइलन आर है ना, ये है दोस्तों सापेक्षिक विद्युतशीलता। ये क्या है? सापेक्षिक विद्युतशीलता। जो आपको मान भी दे रखा है, इसका मान दे रखा है दोस्तों 3। कितना है? 3। और n-1 D A क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है, सॉरी A प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल और ये है बीच की दूरी। प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इनके बीच की दूरी D है। अब इसके अनुसार आप इसका आंसर निकालिए। देखते रहिएगा दोस्तों। C बराबर एप्साइलन और R का मान मैंने निकाल दिया पहले से 8.854 गुणे 10 की घात -12। वहां से दोस्तों डायरेक्ट उठाइए और यहां लाके आप लिख दीजिए 8.854 गुणे 10 की घात -12। आगे देखिए और छोटा लिखता हूं, ये आएगा भी नहीं। C बराबर 8.854 गुणे 10 की घात का -12 गुणे एप्साइलन आर कितना है आपके पास? ये है 3 गुणे। आप ध्यान दीजिए, अब A को लिखिए, है ना। इसका क्षेत्रफल प्लेटों का कितना है? 200 गुणे। आप यहां से देखना दोस्तों, प्लेटों का क्षेत्रफल है 200 वर्ग सेंटीमीटर और एक जो हमारे पास कैपेसिटर में प्लेट है वो टोटल कितने हैं? 20 है। टोटल कितने हैं? 20 दाहम 200। कितना है? 20 दाहम 200 सेंटीमीटर वर्ग है। तो आप वर्ग करेंगे 10 का कितना आ जाएगा? 100। अब देखना, जब आप इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे ना तो आपको इसका भी वर्ग करना होगा। तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ गया। इस 10,000 को 10 की घात 4 लिख सकता हूं मैं, तो 10 की घात 4 लिखिए। कितना हो गया? 10 की घात 4 हो गया। n कितना है दोस्तों? 20 प्लेट हैं। 20 - 1, ये हो गया आपका टोटल दोस्तों। सूत्र के अनुसार ये टोटल डेटा हो गए। आप यहां पे अभी आपका बचा है दोस्तों, बट्टे में क्या लिखना है? यहां पे दूरी है आपके पास, बीच की दूरी कितना है? 50 मिलीमीटर। कितना है दोस्तों? 50 mm है ना। 50 मिली का मतलब 10 की घात -3 है। अब इसको आप आंसर निकालिए, कितना आता है? आप ध्यान देना दोस्तों, आप जब इस पॉइंट को कट करेंगे तो नीचे आएगी 1000। कितना आएगी? 1000। आप यहां से देखेंगे, जब मैं 10 की घात -3 को काटूंगा 10 की घात 4 से, तो यहां कितना रह जाएगा? 10 की घात 1। 10 की घात 1। और जब 10 की घात 1 को 10 की घात -12 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 की घात -11। इस चीज को आप पकड़ के रखना, 10 की घात -11। और यहां से देखिए, ये 200 काट देगा इस 1000 को 5 बार में। कितने बार में ये काट दिया? 5 बार में काट दिया, है ना। और भी कुछ कट रहा है? कुछ नहीं। आगे देखिए, C बराबर 8854 गुणे
3 गुणे 3 गुणे 20 में से 1 आप घटाएंगे तो बच जाएगी 19 बटा 50। इसको गुणा कर दीजिए, 55 25 250, कितना हो गया 250। अब आप यहां से देखिए, यहां पे लिख लीजिए 10 की घात माइनस का 11, है ना। ये समझ में आ गया ना किस प्रकार से आया है 10 की घात माइनस का 11। आगे सॉल्व करिए। आप देखिए इसको और सरल बनाने की कोशिश करते हैं, आप किस प्रकार से आप सरल इसको कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, 8854 गुणे 19 तिहाई 57, 19 तिहाई 57 बटा 250, है ना, 19 तिहाई 57 बटा 250। अब इसको हल करिए, आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगी। देखिए पहले आपको 57 से गुणा करना होगा, थोड़ा सा दोस्तों टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हर प्रश्न को हम आंसर आपके सामने निकाल के दिखाएंगे। देखिए 5 चौके 20, 200 हो गया। आप 57 का 4 से गुणा करिए, 5 चौके 20 200 और 7 चौक 28 228, कितना हो गया 228 में से 8 आप यहाँ रखिए और 22 हासिल हो गया आपका। अब 5 चौके 55 25, कितना हो गया 55 25 250 और 7 पना 35 285, और 285 में 22 जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा 285 और 85 10 95 और 95 10 305 307 हो जाएगा, कितना 307। तो आप यहाँ पे 7 रखिए, 30 आपका हासिल हो गया। और 8 पंचे 40, 400 और 7 अट्ठे 56, 456 और ये कितना हो गया 30, 486 हो गया, है ना 486। तो 6 आप यहाँ लिखेंगे और 48 आपका हासिल हो गया, है ना। और फिर से कितना हो जाएगा ये 456 में कितना जोड़ेंगे आप 48 जोड़ेंगे, 456 में 48 जोड़ेंगे तो फटाक से बताइए कितना होगा 456 50 40 90 हो जाएगी 96, 504 हो जाएगी, कितना 504, इतना हो गया। ये आपका निकल के आ गया, है ना। अब देखिए इसको आप भाग दीजिए 250 से, जब आप इसको भाग देंगे 250 से तो फिर देखिए कितना निकल के आता है। देखिएगा दोस्तों आगे, अगर आप 250 का गुणा 20 में करेंगे तो 25 दूना कितना होगा 50, सीधा देखिए दोस्तों 5000, कितना हो जाएगा दूना 5, 20 का गुणा करेंगे 250 में से तो 5000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट के कितना बचेगा 46 और ये 78। अब देखिए जब 5000 था तो 250 का भाग कितने बार गया 20 बार में, अब तो 5000 से कम है तो कितने बार में जाएगा 18 बार में या 19 बार में। तो दोस्तों कितने बार में 18 बार में जाएगी, कितने बार में 18 बार में जाएगी 2018, है ना। अभी पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में कुछ और आएगी, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसमें सारे आंसर दोस्तों माइक्रो फैरड में दे रखा है। तो आप एक काम करना, माइक्रो फैरड का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 3, ये है इसका मान। तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, ये जो 18 दिख रहा है ना, इस 18 के आगे भी कुछ संख्या होगी, तो ये लगभग आप इसको कितना मान सकते हैं, इस 18 को लगभग कितना मान सकते हैं 20, 2020, है ना 2020। आप इसको अब किस में बदलेंगे माइक्रो में, तो ये आ जाएगा 0.02020 माइक्रो फैरड। ये आपका आंसर निकल के आ गया, कितना 2.02020 माइक्रो फैरड, ऑप्शन नंबर ए। एक बार और इसको दोस्तों पूरा देखते हैं, सुनना ध्यान से। हमसे पूछा गया एक कैपेसिटर की 20 समान प्लेट है, ठीक है, जिन्हें जोड़ा बनाकर संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है 200 वर्ग सेंटीमीटर और प्लेटों के बीच की दूरी है 50 मिलीमीटर। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान इन्होंने दे रखा है। अगर सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान ना दिया हो तो आपको कितना मानना है, 1 मानना है। कैपेसिटर की कैपेसिटी माइक्रो फैरड में कितना होगा। अब दोबारा ध्यान देखना, यहां से आपका गेम प्रारंभ होता है। C बराबर एप्सिलॉन नोट होता है माइनस इंटू एप्सिलॉन आर n-1 गुणे a बटा d। देखिए एप्सिलॉन और मैंने बता दिया दोस्तों, सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका मान है 8.854 गुणे 10 की घात माइनस का 12। अब इसको पूरा उठा के आप यहां रख दीजिए, मैंने रख दिया एप्सिलॉन
यहां से यहां तक का मान है एप्सिलॉन नोट का मान और 3 है एप्सिलॉन आर का मान। ये 2 है दोस्तों, क्या है 2? ये ए है, इसका क्षेत्रफल 2 और ये किस में है? वर्ग सेंटीमीटर में। तो देखिए 20 समान प्लेट है, कितना है? 20 समान प्लेट और एक प्लेट का क्षेत्रफल है 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो 20 दहम कितना हो जाएगा? 20 दहम 200, 10 हो गया। वर्ग है तो 10 का आप वर्ग निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। और इसको, ये अभी किस में है? सेंटीमीटर है। 100 जो आया है ये सेंटीमीटर में है, इसको आपको मीटर में बदलना है क्योंकि प्लेट के बीच की दूरी किस में है? मिलीमीटर में है। तो मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 को वर्ग करना पड़ेगा दोबारा, तो वो 10,000 हो जाएगा। 10,000 को मैं 10 की घाते 4 लिख सकता हूं, ये लिख दिया मैंने 10 की घाते 4। फिर देखिए दोस्तों n है हमारा 20, एक n कितना है? टोटल 20 प्लेट है। n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्लेट को बता रहा है, प्लेट की संख्या को, और -1। इसके अनुसार आपने ये डेटा रख दिया। फिर उसको रखने के बाद देखिए क्या हुआ, यहां से मैंने पॉइंट काटा तो नीचे 1000 आ गई है ना। नीचे कितना आ गया? 1000। तो देखिए 1000 आ गई और 10 की घाते -3 को जब अब 10 की घाते 4 से काटेंगे तो अब इसके पास कितना रह गया? 10 की घाते 1 है ना। और 10 की घाते 1 को जब आप घटा देंगे इसके साथ तो 10 की घाते -11 बन जाएगा। और बाकी ज्यों का त्यों आप उतार दीजिए, ज्यों का त्यों आप उतार दें। 8854 बचा। 3 गुणे 19, जब 20 को 1 से घटाएंगे तो 19 बचा। और जब इसको घटाए हुए हैं आपने 10 की घात -12 को, तो 10 की घात -11 बचा। बटा आप देखिए ये तो हमारे सारे कट गए। ये 2000 का 200 काट दिया 1000 को 5 बार में, 55 25 250 आ गया, वो आपने यहां पे रख दिया। ठीक है, आगे देखिए 19 तिहाई 57, 8854 को 57 से गुणा करें। 57 से गुणा करने के बाद दोस्तों हमें कितना मान प्राप्त हुआ? इतना मान प्राप्त हुआ है ना। और 250 से आपने इसको जब भाग दिया तो कितना आया? 2018। कितना आया? 2018। ये अभी पूरा पूरा कटा नहीं है, 4678 ये और भी कटेगा पॉइंट में जाके, तो हमने पॉइंट में आगे नहीं निकाला है। ये जो 18 है ये दोस्तों इसको लगभग कितना मानना है? 20 मानना है क्योंकि आगे भी तो कुछ जाएगी भाग, तो उसको कितना मान है? 20। तो हमने लगभग 2020 मान लिया। जब इसको माइक्रोफैरड में आपसे पूछा है कि माइक्रोफैरड में इसका मान बताइए, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात का -3, यानी कि जो संख्या है ना उससे 3, उस संख्या के तीसरे नंबर से, उस संख्या के राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हुए तीसरे नंबर पे आपको पॉइंट लगाना है ना। तो देखिए कितना बन गया आपका? 0.02020 माइक्रोफैरड। और फिलहाल यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर करेक्ट है। बताइएगा जरूर समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों बहुत लोगों का जरूर कुछ ना कुछ ये रहेगा कि सर समझ में नहीं आया, बट कोई बात नहीं दोस्तों, यहां पे जितनी मर्जी उतनी गलतियां कर लें, लेकिन सारी गलतियां यही कर लें, एग्जाम में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से परिवर्तित मान वाले कंडेंसर को पहचानिए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, कंडेंसर को पहचानिए। देखना दोस्तों, जो गैंग कैपेसिटर होती है, सबसे पहला कैपेसिटर, जो आपकी ये गैंग कैपेसिटर है ना, ये इस प्रकार की कैपेसिटर होती है जैसे कि ये जो प्लेट है, ये क्या है? कैपेसिटर के प्लेट है ना। प्लेट सूत्र होता है कैपेसिटर की क्षमता दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के समानुपाती। तो जो पैडर कंडेंसर होती है, इसके बॉडी में एक स्क्रू लगी होती है, उस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से आप घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो ये जो आपको प्लेट्स दिख रही है ना, ये अंदर ही अंदर दोस्तों, ये अगर घुमाएंगे तो ये अंदर ही अंदर ये अपनी दूरी को मेंटेन करने लगेंगी। ये कम भी होंगी, अधिक भी होंगी, जिस हिसाब से आप घुमाएंगे। उल्टा घुमाएंगे तो दूरी बढ़ेगी, सीधा घुमाएंगे तो दूरी घटेंगी। तो जैसे ये दूरी घटती और बढ़ती है, तो दोस्तों जैसे दूरी घटी और बढ़ी तो ये क्षमता में भी वृद्धि आती है, क्षमता में कमी आती है। तो ये एक परिवर्तित मान का कंडेंसर है। अगर आपसे कभी ये दोस्तों पूछ सकता है कि जो पैडर कंडेंसर है ये कितने अपने मान को कितने फैरेड तक परिवर्तित करती है, तो लिखेगा ये 0.600 माइक्रोफैरड। कितना? 0.600 माइक्रोफैरड, सॉरी पिकोफैरड तक के ये मान को बदल सकती है। किसको? पिकोफैरड। 0.0600
पिको फैराड तक के मान में ये परिवर्तन कर सकती है। दूसरा देखिए ट्रिमर कैपेसिटर, ये एक इस प्रकार की कैपेसिटर है, ये इस प्रकार की कैपेसिटर है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि इसमें दो ही प्लेट है। कितने प्लेट है? दो ही प्लेट है, ये केवल दो प्लेट है। तो ट्रिमर कंडेंसर के बॉडी में भी एक स्क्रू लगा होगा, लेकिन इसमें से एक जो प्लेट है ये तो फिक्स रहता है और दूसरी वाली जो प्लेट है ये घूमती है। तो जब आप स्क्रू ड्राइवर से इसके पेच को घुमाएंगे बाहर से तो एक ही केवल प्लेट मूवमेंट करेगा, एक प्लेट आगे जाएगी पीछे जाएगी और दूसरी वाली फिक्स रहेगी। तो इस प्रकार से दूरी को दोस्तों घटाते भी हैं और दूरी को बढ़ा करके क्षमता को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ये पूछा जा सकता है आगे आने वाली परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बढ़ रही है। तो देखिए ट्रिमर कंडेंसर अगर कभी पूछ लेना कि ये अपने कितने मान को परिवर्तित कर सकती है, तो लिखना दोस्तों ये 0.50 माइक्रोफैराड तक के मान में अपने परिवर्तन कर सकती है। कितना? 0.50। अगर ये 5 माइक्रोफैराड की है, 5 माइक्रोफैराड की है तो आप इसको कितना बना सकते हैं? आप इसको बना सकते हैं दोस्तों 5.50 माइक्रोफैराड। कितना? 5.50 माइक्रोफैराड का बना सकते हैं। तो यह भी एक परिवर्तित कंडेंसर है। तीसरा है गैंग कैपेसिटर, यह सबसे खतरनाक वाला कंडेंसर है। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों स्टेटर और रोटर दोनों होती है, स्टेटर रोटर दोनों होती है, इसमें घूमता है। जैसे बैटरी आप बनाते हैं ना, कई सारे सेलों को मिलाकर बैटरी बनाते हैं, तो इसी प्रकार से गैंग कैपेसिटर को भी कई सारे कैपेसिटर को मिला करके गैंग कैपेसिटर बनाया जाता है। इसमें घूमने वाला भी पार्ट होता है, इसलिए दोस्तों ये अपने मान को बहुत अधिक परिवर्तित कर सकती है। लिखे ये कितना परिवर्तित कर सकती है? तो दोस्तों ये 25 माइक्रोफैराड से लेकर के 500 पिकोफैराड तक के मान में यह परिवर्तन कर सकती है। यह है इसका गैंग कैपेसिटर का, और यह है दोस्तों ट्रिमर कैपेसिटर की, और यह है आपका पैडर कंडेंसर का। तो ये रहे सारे मान, ये अपने मान में इतना परिवर्तन कर सकती हैं। तो ये तीनों है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी तीनों आपकी परिवर्तित कंडेंसर है ना। तो ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैपेसिटर का इस्तेमाल किन मुख्य स्थानों पर किया जा सकता है। आपने अभी सुना होगा दोस्तों कि कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम करता है, कैपेसिटर काम करती है मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कैपेसिटर दोस्तों स्पार्किंग को भी कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये नोट करके रख लेना अपने नोटबुक में। स्पार्किंग को कम करने के लिए मैं यहां पे नोट कर देता हूं दोस्तों, है ना। किस चीज को ये कम करता है? ये स्पार्किंग को कम करता है। अभी आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से स्पार्किंग को कम करता है, यूज कहां पे होता है। तो माय डियर, ये पेट्रोल इंजन में, आपके घर में जो एक्टिवा बाइक खड़ी है ना, जो भी बाइक खड़ी है, ध्यान देना, उस बाइक को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए तो बैटरी काम में आता है, लेकिन जो आपकी गाड़ी में ओडोमीटर लगा हुआ है, जो रेंज को बताता है कितनी स्पीड से गाड़ी भाग रही है आपकी, वो, और जो आपके किलोमीटर को बता रही है, जो आपके बाइक में मीटर लगी है, उस मीटर को सप्लाई कहां से मिल रहा है? उसको बैटरी से सप्लाई नहीं मिलता दोस्तों, उसको एक मोटर के माध्यम से सप्लाई मिलता है। और मोटर में क्या होता है? मोटर जहां से लाइट पैदा करती है ना, इंजन में जहां से लाइट पैदा करती है, तो जिस पॉइंट से लाइट पैदा कर रही है, मान के चलिए ये एक मोटर है, ये एक मोटर है दोस्तों, एक छोटी सी मोटर है, ये अपने इस पॉइंट से लाइट पैदा कर रही है, इस पॉइंट से लाइट पैदा कर रही है ना। अब यहां से ये पूरे गाड़ी में सप्लाई भेज रही है, जहां जहां चाहिए सप्लाई पूरे गाड़ी में भेज रही है। या ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट है। तो मोटर के डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट में एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। उस कॉन्टेक्ट पॉइंट में क्या होता है कि उस कॉन्टेक्ट पॉइंट में दोस्तों वहां से स्पार्किंग होती है। किस कंडीशन में? जब इसके रोटर में जैसे आप एक्सीलेटर लेते हैं ना, तो एक्सीलेटर लेते हैं तो क्या होता है, जो अंदर मोटर लगी है ना, वो हाई वोल्टेज जनरेट करती है, हाई वोल्टेज जनरेट करती है। और जैसे ही आपने एक्सीलेटर बढ़ाया, हाई वोल्टेज जनरेट हुआ, जिस पॉइंट से करंट पूरे गाड़ी में सप्लाई हो रही है, जिस विद्युतीय उपकरण में, तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट पे स्पार्किंग होने लगती है। और उस स्पार्किंग को कम करने के लिए उसके समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों, ये
ये पेट्रोल इंजन में होता है, नॉट डीजल इंजन। डीजल इंजन में ये नहीं होता है, ये कहां होगा, केवल और केवल पेट्रोल इंजन में होगा। तो इस चीज को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप हर किसी के घर में बाइक है, और इस चीज को आप जानिए कि पेट्रोल इंजन में कैपेसिटर का मुख्य काम क्या होता है, स्पार्किंग को कम करना। अगर स्पार्किंग नहीं कम करेंगे तो उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट पे दोस्तों गड्ढे हो जाते हैं। क्या होते हैं वहां पे, गड्ढे हो जाते हैं, और वो मोटर की वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है ना। तो इसलिए स्पार्किंग को कम करना बहुत ही जरूरी है। तो ये 10 प्रश्न का दोस्तों आपने डट कर मुकाबला किया, डट कर सामना किया। उम्मीद है दोस्तों हर पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा कि आपने दोस्तों मेरे साथ खड़ा रहा और इस पूरे क्लास को देखा, हर पॉइंट को समझा, हर क्वेश्चन का सामना किया, किस किस लेवल का प्रश्न आपके सामने आया, उन सभी प्रश्नों को आपने हैंडल किया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप हैंडल करते रहिए। एक दिन वो दिन जरूर आएगा दोस्तों जब एग्जाम में बैठ के आप 150 प्रश्नों को हैंडल करते होंगे। तो चलिए दोस्तों कल सुबह हम फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी आपको, और नेक्स्ट क्लास के लिए दोस्तों इंतजार करिए। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।